वांडा इन सभी को एक शॉर्टकट के जरिए से ड्यूक डॉग स्ट्रॉम के पास लेकर जाने लगती है। और जैसा कि हम लूफी के बारे में जानते ही हैं, इस बंदे के एक जगह पर पैर कभी नहीं दिखते हैं और इसे यहाँ पर जो भी नई नई चीजें दिखती हैं उन सभी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। और वांडा सभी को बताने लगती है सब कुछ बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन एक दिन के बाद सब कुछ बदल गया, क्योंकि जब जैक यहाँ पर आया तो अपने पीछे एक बहुत बड़े डिजास्टर को भी लेकर आया था। और एक फ्लैशबैक में हम लोग जैक को देखते हैं जिसने अपने डेविल फ्रूट की ताकत को यूज किया और एक मैमथ की फॉर्म ले लेता है। और जैक यहाँ पर आते ही चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। हर एक चीज जो कि इसके निशाने में आती है उसे तोड़ कर रख देता है। तभी एक ओल्ड मैन इसके सामने आ जाता है। अगर तुम किसी चीज या किसी इंसान की तलाश कर रहे हो तो उस चीज को हमसे मांग भी तो सकते हो ना। अगर हमें पता होगा तो हम तुम्हें जरूर ला कर देंगे। तुम्हें यहाँ पर बेवजह की तबाही मचाने की जरूरत नहीं है। पर जैक बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर तुम लोग सच में मेरी मदद करना ही चाहते हो तो मुझे राइजो दे दो। राइजो? आखिर ये कौन है? हाँ, हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये सुनकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है और यहाँ पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। और जैक असल में कोई और नहीं बल्कि काइडो, जो कि 4 एम्परर्स में से एक है, उसका राइट हैंड है। मैं तुम सभी से आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप राइजो को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अरे भाई, हम सच में नहीं जानते आखिर ये राइजो है क्या। हाँ। ये सुनकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है और इन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। और तभी मिंक ट्राइब का एक छोटा सा बच्चा अपनी पावर्स का यूज करके जैक के सभी सोल्जर्स पर हमला कर देता है। मिंक ट्राइब के सभी लोग बचपन से ही बहुत अच्छे से लड़ना जानते हैं और अपनी ताकतों का सही से यूज करना भी। और उस बच्चे को ऐसे लड़ता हुआ देखकर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन सभी से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर जैक के सभी सोल्जर्स ढेर हो जाते हैं। लड़ाई करना बंद करो, मैं ये सारी चीजें बातचीत कर सुलझाना चाहता हूँ। बेहतर होगा कि तुम लोग रुक जाओ। पर जैक यहाँ पर बातचीत करने के मूड में नहीं होता है और तभी मैदान में गिफ्टर्स को बुला लेता है। और ये सभी गिफ्टर्स डेविल फ्रूट यूजर्स होते हैं, लेकिन बहुत अजीब तरह के। लाइक किसी का हाथ किसी केकड़े के जैसा है, किसी के कान चूहे की तरह है, जिसे देखकर मिंक ट्राइब के सभी लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वेंडा इन सभी को बताती है मैदान में गिफ्टर्स के आने के बाद सिचुएशन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक जंग का आगाज हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि जुनेशिया के ऊपर कोई भी बिना वीवर कार्ड के नहीं आ सकता है। तो आखिर जैक यहाँ पर कैसे आ गया? और दूसरा सवाल ये है कि राइजो कौन है और एक किस तरह का निंजा है जिसके बारे में जैक बार बार हमसे सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा नुकसान झेला। और लूफी ये सारी बातें सुनकर कहता है क्या वानो कंट्री का वो निंजा राइजो यहाँ पर नहीं है क्या? ये तो बहुत ही अजीब बात है भाई। तो किनेमोन और कांजिरो फालतू में यहाँ पर आए क्या? बस निंजा का नाम सुनते ही वेंडा के कान खड़े हो जाते हैं और एक सीरियस लुक के साथ पीछे की तरफ मुड़कर लूफी की तरफ देखती है। और नामी, ब्रूक और उसॉप लूफी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। मैंने अभी अभी एक निंजा का नाम सुना। अरे तुमने गलत सुना है, निंजा नहीं, इसने कहा कांजा। कांजा गांजा, हाँ, कांजा का मतलब होता है पेशेंट, जिसमें बहुत संयम होता है। अच्छा, मैं समझ गई, लगता है मेरे कान बज रहे हैं। और इस बात को यहीं पर रफा दफा करते हुए कहती है पर मानना पड़ेगा स्ट्रॉ हैट लूफी, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो कि तुमने ऐसी सिचुएशन में भी मेरी तारीफ की। तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब। और तभी दोबारा से इसकी पिटाई हो जाती है। साले चुप कर जा लूफी, चुप कर जा लूफी। और तभी उड़ता हुआ एक और मिंक यहाँ पर आ जाता है। ये बंदा एक सिसिलियन होता है, एक लॉयन मिंक। क्या मुझे बता सकते हैं कि आपका कैप्टन कौन है? मैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से ही आज हम सभी लोग जिंदा हैं। हाँ भी मैं ही हूँ कैप्टन, बोलो क्या बोलना है? और लूफी को जोर से हग करते हुए इसका शुक्रिया अदा करने लगता है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल आप ड्यूक स्ट्रॉम से मिल लीजिए सर। अच्छा ठीक है भाई, पहले दूर तो जा। अरे दूर। जिसके बाद ये सभी लोग एक महल के अंदर जाते हैं और हम लोग ड्यूक डॉग स्ट्रॉम को देखते हैं। और इन सभी से मुलाकात करने के बाद लूफी और इन सभी का शुक्रिया अदा करने लगता है, जिस पर लूफी इसके पास जाकर कहता है कि मैंने इसके बारे में अपने क्रू से सुना, पर अभी तक मुझे पूरी कहानी के बारे में नहीं पता है। क्या बात है भाई, तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो राजा जी। अरे नहीं यार, तुम स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ड्यूक स्ट्रॉम लूफी की तरफ देखता है और एक प्यारी सी स्माइल देकर कहता है तुम पर ये टोपी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, पर ऐसा लग रहा है कि मैंने इस टोपी को पहले कहीं देखा है। और अपने दिमाग पर जोर लगाते हुए कहता है अरे हाँ, मैंने इस टोपी को शैंक्स के पास भी देखा है। और शैंक्स का नाम सुनते ही लूफी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। शैंक्स ने ही तो मुझे ये हैट दी है। लेकिन तभी ड्यूक स्ट्रॉम यहाँ पर गहरी नींद में चला जाता है और लूफी किसी छोटे बच्चे की तरह इसे उठाने लगता है। अरे भाई इतनी जल्दी सो गए? अरे भाई शैंक्स के बारे में क्या जानते हो तुम? कैसे जानते हो उसे? कहाँ पर मिले भाई? पर ड्यूक स्ट्रॉम बहुत ही गहरी नींद में जा चुका है। और तभी वेंडा बताने लगती है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ड्यूक डॉग स्ट्रॉम हमारी इस कंट्री पर रूल करते हैं। उसके बाद वो सो जाते हैं और शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कैट वाइपर रूल करता है। और ऐसे ही जुनेशिया के ऊपर ये दोनों ही बहुत लंबे अरसे से रूल करते आ रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई ऐसा भी कोई होता है क्या? राजा तो एक ही होता है। हाँ, हमारे इस जुनेशिया के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा अलग हुआ करता था। तब ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब सिचुएशन इस हद तक बिगड़ चुकी है कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। और इस कंट्री के ऊपर कौन रूल करेगा, इसके लिए इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। लगातार बहुत दिनों तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे थे, पर दोनों की ही ताकतें बराबर हैं। इसी वजह से दोनों के बीच में कोई भी नहीं जीत पाया और बस तब से ही ये दोनों मिलकर इस कंट्री पर रूल करते आ रहे हैं। दोनों ने अपने स्केड्यूल्स को दिन और रात के हिसाब से बांट लिया है, जिसकी वजह से
से हमें भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। और वेंडा आगे बताने लगती है कि जब जैक ने उस वॉर को स्टार्ट कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ। जब जैक यहाँ पर तबाही मचा रहा था तभी इनकी हेल्प के लिए द मस्किटर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आते साथ ही सारे सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं जैक के सभी सोल्जर्स को मारकर। पर जैसे ही गिफ्टर्स फ्रंट लाइन में आते हैं तो इन सभी की हालत खराब हो जाती है। तभी टॉप के मस्किटर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं, द 3 डॉग स्ट्रॉम मस्किटर्स, और आते साथ ही सभी गिफ्टर्स को ठिकाने लगा दिया और इनकी ताकत को गिफ्टर्स तक हैंडल नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि जैक का सामना कर पाए और जैक इजीली इन्हें मसल कर रख देता है। इसके बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मिंक्स और सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा वीक पड़ चुके थे और अब मैदान में एंट्री मारता है ड्यूक डॉग स्ट्रॉम और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है और जैक के सामने जाकर उससे कहता है, तुम जरूर जैक होगे, है ना? मैं जैक हूँ। मैं इस कंट्री का टेकर राजा हूँ और मैं पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात को कह रहा हूँ। राइजो नाम का कोई भी आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अपना आतंक मचाना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हम पीठ पीछे तुम पर हमला नहीं करेंगे। और तभी शिप हेड वाला एक जो गिफ्टर होता है वो कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। राइजो यहीं पर मौजूद है और तुमने उसे छुपा कर रखा हुआ है। हम जिसे मांग रहे हैं उसे जल्दी से हमारे हवाले कर दो वरना तुम भी यहाँ पर मारे जाओगे। तभी हम सिसिलियन को देखते हैं जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि हमारे किंग के साथ थोड़ी सी इज्जत से पेश आओ। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि तुम किस राइजो नाम के आदमी को ढूंढ रहे हो और ना ही वो यहाँ इस आइलैंड पर मौजूद है। तभी जैक का दिमाग खराब हो जाता है। बस बहुत हो चुका, मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए थे, अब तुम सभी को मैं एक एक करके चिन चिन कर मारूंगा और जाते वक्त इस पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा। जैक की इस धमकी को सुनकर मिंक ट्राइब के सभी सोल्जर्स को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी जैसे इनके बीच में फाइट होने ही वाली होती है ड्यूक डॉग स्ट्रॉम तेजी से दहाड़ता है और सभी से कहने लगता है, रुक जाओ, लड़ाई से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। मेरी बात को गौर से सुनो। जैक, अगर तुम्हें लगता है कि राइजो यहाँ पर है तो हम सभी लोग यहीं पर खड़े रहेंगे और अपनी जगह से एक कदम भी नहीं लेंगे। तुम जाकर हर एक घर हर एक कोने को छान मारो, हम यहाँ पर चुपचाप खड़े रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। पर जैक का दिमाग खिसक चुका था। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं। और ऐसा बोलकर हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देता है। तबाही मचाना बंद करो, इस कंट्री का एक बहुत ही बड़ा इतिहास है, बेहतर होगा कि तुम शांत हो जाओ। पर जैक ड्यूक पर ही हमला कर देता है, पर ड्यूक डॉग स्ट्रॉम भी पीछे नहीं हटता है और इसकी सूंड को एक ही किक से रोक लेता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और जैक की तरफ से एक सोल्जर कहने लगता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? तुमने अभी अभी किसके अटैक को रोका है? जरा गौर से देखो, तुम्हारे सामने जैक खड़ा है जिसके ऊपर 1 बिलियन की बाउंटी है। भाई साहब, इतनी ज्यादा बाउंटी। अब जैक का सामना ड्यूक डॉग स्ट्रॉम के साथ हो जाता है और सभी गिफ्टर्स का सामना बाकी सभी लोगों से। इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और जब जैक का सामना ड्यूक डॉग स्टॉर्म से होता है तो ड्यूक अपनी मिंक पावर को एक्टिवेट कर लेता है और एक के बाद एक अनगिनत अमाउंट में थंडर एनर्जीज का यूज करने लगता है। पर इसके इतने सारे थंडर अटैक्स का जैक पर कोई भी असर नहीं होता है, इससे खरोंच तक नहीं आती है, जिसे देखकर ड्यूक भी शॉक्ड हो जाता है। और गाइज, ड्यूक के ये जो अटैक्स है ये कोई मामूली अटैक नहीं है और जैक की आर्मी मिंक ट्राइब के ऊपर भारी पड़ने लगती है। लेकिन तभी जुनीशिया दोबारा से इनके ऊपर पानी की बौछार कर देती है और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि डेविल फ्रूट यूजर्स पानी में स्विम नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से जैक की आर्मी इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और सभी लोग पानी में डूबने लगते हैं। ऐसे ही लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और 6 बज जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब ड्यूक के जाने की बारी आ चुकी है। और जैसे ही ड्यूक चला जाता है बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए कैट वाइपर यहाँ पर आ जाता है, इस कंट्री का रात का राजा, और आते साथ ही कहता है, जब रात छा जाती है तो इस कंट्री का रूलर मैं होता हूँ। और आते साथ ही जैक की सूंड को पकड़ता है और घुमाकर इसे नीचे पटक देता है। और वाइपर एनिमी एक्सप्लेन खड़ा होकर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम लैंड ऑफ वानो के एक सैमुराई को ढूंढ रहे हो जिसका नाम राइजो है, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे वो इंसान मिल जाए ना तो इसी वक्त मैं उसकी जान लेकर उसे तुम्हारे हवाले कर देता। पर तभी जैक अपनी इंसानी वाली फॉर्म में आ जाता है और इन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी बेपो अपनी पूरी आर्मी के साथ कैट वाइपर की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि अब कैट वाइपर के पास एक पूरी आर्मी है और इन सभी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ये लाइफ और डेथ वाली वॉर पूरे 5 दिनों तक चलती रही। ड्यूक डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर बारी बारी से अपनी जगह को बदलते रहे, पर उस लड़ाई का कोई भी नतीजा नहीं निकला। और वापस से अतीत में कैट वाइपर जैक से कहता है कि मानना पड़ेगा कि तुम मेरे अटैक्स को रोक पा रहे हो, जो कि इम्पॉसिबल है, पर जो तुम हमारी कंट्री के साथ कर रहे हो इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अपनी बकवास बंद करो और जल्द से जल्द मुझसे लड़ो, क्योंकि जब तक मैं तुम्हें और तुम्हारे साथी राजा तुम दोनों को मार दूंगा तो राइजो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। कैट वाइपर तेजी से इसके चारों तरफ स्पिन करना शुरू कर देता है और इसके चारों ओर घूमते हुए एक जोरदार किक इसकी आंखों पर मारता है, पर इस अटैक से भी जैक आसानी से बच जाता है और कैट वाइपर से गुस्से से कहने लगता है, मैं तो तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निपटाना चाहता था, लेकिन तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जैसे ही कैट वाइपर लड़ाई में सीरियस होने लगता है तभी सुबह हो जाती है और कैट वाइपर को यहाँ से जाना पड़ता है और ड्यूक डॉग स्टॉर्म यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह से ये लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है, पर जैक की आर्मी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक हजारों की तादाद में सेनाएं यहाँ पर पहुंच रही थी, पर जैक इन दोनों से बार बार लड़कर थक चुका था। इसी वजह से जैक अपना एक वेपन बाहर निकालता है। तुम सभी को मैंने बहुत ज्यादा मौके दे दिए, पर अब
मैं तुम सभी से बोर हो चुका हूँ। और जैक का ये वेपन पॉइजनस गैस होती है, जिसके बाद जैक और उसके सभी साथी एक मास्क पहन लेते हैं और इस पॉइजनस गैस को पूरे आइलैंड पर फैला देते हैं। और जितने भी मिंक ट्राइब के लोग होते हैं, जो भी इस गैस को इनहेल करता है वो इमीडिएटली पैरालाइज हो जाता है। और इन सभी के पैरालाइज होने की वजह से जैक की आर्मी का काम आसान हो जाता है। सिंपली इन सभी के पास जाते हैं और इन सभी को पकड़ लेते हैं और इन सभी से पूछना शुरू कर देते हैं कि आखिर राइजो कहाँ पर है, जिस पर हर एक बंदा यही जवाब देता है कि हमें नहीं मालूम है। और जैक आर्मी के सभी लोग इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही बेरहमी के साथ सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ड्यूक डॉगस्टॉर्म, कैट वाइपर और उनके सभी साथी, इन सभी को यहाँ पर लाया जाता है और इनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डालकर इन्हें बांध देते हैं। और जैक आर्मी के लोगों को इनके ताकतवर होने की वजह से इन सभी को बांधकर इन पर अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बस करो, इन्हें जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं। तुम इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं? जिस पर जैक इतना ज्यादा ठंडा रिएक्शन देता है कि ऐसा लगता है कि सच में इसके अंदर दिल है ही नहीं है। और कैट वाइपर गुस्से भरी निगाहों के साथ जैक की तरफ देखता है जैक, और इन दोनों राजाओं के ऊपर जैक बहुत बेरहमी के साथ टॉर्चर करता है। इन पर इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था कि अगर कोई भी देखेगा तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते हैं और 6th डे कुछ ऐसा होता है कि जैक को यहाँ से जाना पड़ता है और जाते वक्त अपने पीछे कुछ सोल्जर्स को छोड़ देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। और जैक का जाना ही हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसके जाने के बाद ही हमारी जिंदगी बच पाई। ये सारी कहानी सुनकर सभी स्टॉहेड पायरेट्स शॉक्ड रह जाते हैं और ड्यूक कहने लगता है कि अगर उस दिन स्टॉहेड पायरेट्स ना आए होते तो शायद हम सभी लोग मारे जाते और जैक कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाता। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या जैक स्टॉहेड पायरेट्स की वजह से इस आइलैंड से गया। अब ड्यूक इन सभी को बताने लगता है कि आखिर जैक कैसे इन्हें छोड़कर यहाँ से चला गया और एक न्यूज़पेपर को दिखाते हुए कहता है कि ये वही दिन था जिस दिन स्टॉहेड पायरेट्स ने डोफ्लामिंगो को हरा दिया था। और इस न्यूज के मिलते साथ ही जैक जो आइलैंड को छोड़कर डोफ्लामिंगो को बचाने के लिए चला गया, जिससे कि ये साबित होता है कि जैक का डोफ्लामिंगो के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। लूफी और ये सभी लोग न्यूज़पेपर में जैक को देखते हैं। अरे भाई क्या है ये दानव सा, ये कितना डरावना है। और ड्यूक दोबारा से सो जाता है। अगर सच में आप सभी ने डोफ्लामिंगो को उस दिन ना हराया होता तो जैक हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाता। आप सभी का शुक्रिया। और वांडा इमोशनल हो जाती है और चॉपर इन सभी को बताने लगता है। दोस्तों, जिस दिन तुम सभी ने डोफ्लामिंगो को हराया था उसी दिन हम लोग जुनीशिया पर पहुंचे थे। और हम उसी दिन को देखते हैं जहाँ पर सांची और ये सभी लोग जुनीशिया को देखकर शॉक्ड हो गए थे। और सीजर डरते हुए कहने लगता है, गाइस, मुझे लगता है कि हमें हमारी शिप को यहाँ पर एंकर नहीं करना चाहिए। लगता है तुम सभी लोग अपना रास्ता भटक चुके हो। क्या नामी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती? तुम तो इस शिप की नेविगेटर हो ना। पर कोई भी सीजर की बात को नहीं सुनता है और सीजर को एक हॉट एयर बैलून की तरह यूज करते हुए सभी लोग जुनीशिया के ऊपर चढ़ने लगते हैं। और सीजर का यूज करके ये सभी लोग जो आइलैंड पर आ जाते हैं, जहाँ पर आते साथ ही यहाँ की हालत देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और सांजी 2 ग्रुप्स में अपनी टीम को बांट देता है, जिसमें चॉपर, सांजी, सीजर ये सभी लोग मिलकर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और नामी, ब्रुक और मोमो यहीं पर रुकेंगे और इनके लौटने का इंतजार करेंगे। ये सभी लोग गेट के पास खड़े रहते हैं और जैसे ही सांजी की टीम यहाँ से चली जाती है तभी अचानक से एक लड़की जो कि एक मिंक ट्राइब की मेंबर है उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और इस लड़की के पीछे एक शीप हेड और उसकी एक साथी इसके पीछे पड़ी होती है और ये लोग एक जायंट से क्रोकोडाइल के ऊपर सवार होते हैं। नामी जैसे ही इस लड़की को खतरे में देखती है तो ब्रूक को मदद के लिए पुकारती है, जहाँ पर ब्रूक बहुत इजीली उन दोनों को हरा देता है। पर इसकी जान बचाने के बावजूद ये लड़की इन सभी से डरकर यहाँ से दूर भाग जाती है और इसे ऐसे भागता हुआ देखकर नामी, मोमो और ब्रूक तीनों इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम सांजी के ग्रुप को देखते हैं। चॉपर को एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्मेल आती है और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि चॉपर एक डॉक्टर है, बहुत ही इजीली पता लगा लेता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रही है। लेकिन इससे पहले कि चॉपर कुछ बता पाता सभी की नजर सामने के नजारे पर जाती है और ये सभी लोग देख कर ही समझ जाते हैं कि यहाँ पर पॉइजनस गैस का यूज किया गया है। गाइस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना इस पॉइजनस गैस की चपेट में आने से हमारी जान जा सकती है। और सभी लोग जैसे ही यहाँ से एस्केप करने वाले होते हैं तभी पीछे से एक लड़खड़ाती हुई आवाज इन सभी के कानों में पड़ती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि पेड्रो की होती है, जो कि इनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज ड्यूक डॉगस्टॉर्म और कैट वाइपर की जान बचा लीजिए। प्लीज हमारे राजा को बचा लीजिए। दुनिया उनके इंतजार में है, उनका सरवाइव करना जरूरी है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। पर चॉपर और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। चॉपर और सांजी को यहाँ से भागना पसंद नहीं था, लेकिन चॉपर आगे बताने लगता है कि ये उनकी हेल्प करना चाहते हैं, पर वहाँ पर पॉइजनस गैस बहुत ही ज्यादा होती है और इसीलिए ये लोग रुक कर वहाँ पर किसी की भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी ये सीजर ये खुद पर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने लगता है और अपनी भद्दी हंसी हंसना शुरू कर देता है। अरे यार, मैं कितना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, जरा देखो मेरे बनाए हुए नमूने कहाँ कहाँ पर असर कर रहे हैं। ये पॉइजनस गैस मेरी ही बनाई हुई है। इस वेपन का नाम है कोरो और मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत की थी। और दोबारा से हंसने लगता है। चॉपर को गुस्सा आ जाता है और सीजर की यहीं पर मार लगा देता है। अरे ओ, मेरी बात तो सुनो। इस पॉइजनस गैस वाले वेपन को मैंने बनाया है, पर मैंने इन्हें यहाँ पर इन पर यूज नहीं किया है, तो मुझे मारना बंद कर, समझा ना? और अब क्योंकि इन सभी को पता चल चुका है कि ये पॉइजनस गैस किसने बनाई है, तो इसका एंटीट्यूड भी बना सकते हैं। अरे ओ सीजर के बच्चे, मैं जानता हूँ कि ये पॉइजन किसी को भी इमीडिएटली नहीं मारता है, ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से मारता है। तो बताओ इन लोगों के पास और कितना समय बचा है? हाँ, इनके पास अभी 48 घंटे और बचे हैं, उसके बाद ये सभी लोग मारे जाएंगे। तुम
तुमने इस वेपन को बनाया है ना, तो तुम्हें जरूर अच्छे से मालूम होगा कि इसका एंटीट्यूड कैसे बनेगा। तुम्हारी वजह से ये सभी लोग आज सफर कर रहे हैं और अब तुम ही इनकी जान बचाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मार मार कर मैं तुम्हारा भरता बना दूंगा। जिस पर सीजर पहले तो नखरे दिखाता है, पर फिर सांजी आता है और इसका हार्ट दिखाते हुए कहने लगता है, एक सेकंड, क्या तुमने अभी ना कहा? ना कहने से पहले एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लो। इन सभी के पास 48 घंटे हैं, पर तुम्हारे पास 48 सेकंड्स भी नहीं है। और सीजर को धमकाने की कोशिश करता है और एट द एंड सीजर के पास और कोई भी चारा नहीं बचता है और मान जाता है। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और सांजी जाकर नामी और सभी की जान बचा लेता है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में देखा था। अब सीजर सबसे पहले आगे आता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके हवा में जितनी भी पॉइजनस गैस मौजूद होती है उसे रिमूव करना शुरू कर देता है, ताकि ये पॉइजन और ना फैले। और सांजी के साथ नामी और बाकी सभी लोग इसके साथ आ जाते हैं। पर वांडा यहाँ पर नामी को जैक का ही कोई साथी समझ लेती है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, और नामी पर हमला कर देती है। पर नामी इसके अटैक को रोक लेती है और पीछे से हम उस मिंक की आवाज को सुनते हैं, वही मिंक लड़की जिसकी नामी ने जान बचाई थी। और वांडा को बताने लगती है कि प्लीज इसकी जान मत लो, इसने मेरी जान बचाई थी। और हम पेड्रो को भी देखते हैं और पेड्रो वांडा से कहने लगता है कि ये सही कह रही है, इस लड़की ने हमारी जान बचाई है। चॉपर और सीजर भी यहाँ पर आ जाते हैं और एंटीट्यूड बनाने में लगे होते हैं। और पेड्रो को यकीन नहीं था कि लोग पलटकर इनकी हेल्प करने आएंगे, पर कुछ अनजान लोग यहाँ पर आकर इनकी जान बचा रहे हैं। ये देखकर पेड्रो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कुछ बाहरी लोगों को इनकी ट्राइब के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर मिंक ट्राइब के सभी डॉक्टर्स और नर्सेस ये सभी लोग भी चॉपर की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। और ये लोग थोड़ी ही देर में एंटीट्यूड को भी पूरे तरीके से बना लेते हैं और जल्दी से इस एंटीट्यूड को यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि वक्त रहते सभी की जान बच जाती है। इसके बाद हम सांजी को देखते हैं। सांजी इन सभी के लिए खाना तैयार करता है और ऐसे करके अपने स्ट्रॉ हेड्स की वजह से मिंक ट्राइब के सभी लोगों की जान बच जाती है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं कैट वाइपर को देखने के लिए जा रही हूँ। वांडा जी, मैं उससे भी मिलना चाहता हूँ। और बाकी सभी लोग भी अब कैट वाइपर से मिलना चाहते हैं और पूरा क्रू कैट वाइपर से मिलने के लिए रवाना हो जाता है। जब पूरा क्रू कैट वाइपर से मिलने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी हम लूफी को देखते हैं, जो कि ब्रूक से कहता है, भाई तुमने मुझे सारी कहानी तो बता दी, पर अभी भी मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई सांजी और सीजर कहाँ पर हैं? उनका क्या हुआ? तुमने तो उनका जिक्र तक नहीं किया, भूल गए क्या उसको साले? लूफी, ये वक्त सही नहीं है। यहाँ के लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारी दिक्कतों को सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो जाए, पर क्योंकि तुम हमारे कैप्टन हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि आखिर उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। लूफी, हमने बहुत सारी चीजें गलत की। पहला, जब हम पर एनिमीज का हमला हुआ था तो हमने जाने अनजाने में ही उन सभी को बता दिया था कि आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं, और इसे इत्तेफाक कहो या फिर कुछ और, पर हमारी एनिमी शिप में एक और मिंक ट्राइब का बंदा मौजूद था। और क्योंकि वो बंदा मिंक ट्राइब से बिलोंग करता था तो वो इसीलिए पता लगा सकता था कि जुनिशा की एग्जैक्ट लोकेशन इस वक्त कहाँ पर होगी। इसी वजह से जब हम लोग जुनिशा पर पहुंचे तो हमारा पीछा करते हुए वो भी यहाँ पर आ गया। और पैकॉम्स और कपूने बेजी ये दोनों जुनिशा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जब पैकॉम्स यहाँ पर आता है तो ये सारा नजारा देखकर इसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इसका होमलैंड पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जो कि ये कभी नहीं चाहता था। और इसे लगता है कि ये सारा कारनामा स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के द्वारा किया गया है। हम सांजी को देखते हैं, जो कि खाना बना रहा होता है और सांजी का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। और जैसा कि मिंक ट्राइब के लोगों को एक दूसरे के गले लगना और एक दूसरे को लिक करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो सांजी मिंक ट्राइब की जितनी भी फीमेल्स होती हैं इन सभी के साथ गले लगकर मटर गश्ती कर रहा होता है। ठरकी सांजी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, इतना ज्यादा कि हर दूसरे सेकंड में इसकी नोज ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। वेंटा और नामी एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। जब यहाँ पर हमारे पास बाहर की कंट्री से कोई मिलने आता है नामी, जिससे हम अपना दोस्त मानते हैं, तो हम उनके साथ अपने कपड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारी फ्रेंडशिप और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और नामी और वांडा एक दूसरे के साथ अपने कपड़ों को स्विच कर लेते हैं। अच्छा, इसलिए इसने कपड़े पहने हुए हैं भाई नामी के। ओके। और मोमो, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कितना बड़ा इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल मेरी तरह, तो चाहे डर की वजह से ही क्यों ना हो, ये खुद को एक कमरे में लॉक कर लेता है। जब तक मैं खुद को कंफर्टेबल फील नहीं करता, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ। और किसी को भी मोमो के बारे में नहीं पता होता है और सीजर का हुलिया ही इन सभी ने बिगाड़ दिया था भाई, ताकि किसी को भी मालूम ना हो कि सीजर एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है। पर सीजर एक कमरे में बैठकर इन सभी के लिए दवाइयाँ बना रहा होता है और यहाँ के लोग आकर इसका शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। पर सीजर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं कि कितना बड़ा क्रिमिनल है और इससे कोई अच्छे से बिहेव करे, इसे इस बात की आदत नहीं है। लातों का बूझ जो है भाई, इसके तो पढ़ने चाहिए हर वक्त।